हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। 9th क्लास के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है मोशन का, फाउंडेशन फिजिक्स के अंदर चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर हमने प्रीवियसली जो लेक्चर लिया उसके अंदर हमने बात की ग्राफ्स की। ग्राफ्स के अंदर हमने वीटी और एक्सटी ग्राफ कर लिए थे। आज हमारा टॉपिक रहेगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ। ठीक है, अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ किस तरह से बनता है अभी बात करते हैं। नोट कीजिए इसके ऊपर। चलिए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करें, जिस तरह से हमने स्पीड के लिए बात की थी उसी तरह से हम यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि हम 3 स्लॉट लेंगे अभी के लिए। फर्स्ट वन इज रेस्ट, मतलब रेस्ट पे अगर एक ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। सेकेंड वन इज कांस्टेंट स्पीड, और थर्ड वाला है वेरिएबल स्पीड। ठीक है ना। अब वेरिएबल स्पीड के लिए हम अलग अलग क्यों नहीं ले रहे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, उसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है ना। अभी के लिए खाली इतना समझ ले कि इस पे ज्यादा आपके क्वेश्चन नहीं आते अभी के लिए आपके। चलो रेस्ट की बात करें, फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं। अब एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होता है, ठीक है ना, तो इसका ग्राफ भी आप नीचे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये ए और टी ग्राफ, ठीक बात। अब एक पार्टिकल आपने बोला रेस्ट पे है भाई साहब, वो मूव ही नहीं कर रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी नहीं है तो फिर कहां से आएगा एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी ही जीरो है तो चेंज इन वेलोसिटी भी क्या होगा, जीरो। और चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो है तो रेट इन चेंज इन वेलोसिटी भी क्या होगा, जीरो। मतलब एक्सेलरेशन भी कितना है, जीरो। तो अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। कोई दिक्कत। अब कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, चलिए अब ये तो कोई बता देना तो मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर कि अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हो तो उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कितना बनेगा भाई, कैसा बनेगा। भाई कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना, जीरो। अगर एक ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट स्पीड है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, बोले तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कांस्टेंट स्पीड है, मतलब सपोज स्टार्टिंग के अंदर है 10 मीटर पर सेकंड, बाद में भी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, तो बाद में माइनस इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर एक ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट स्पीड है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। जीरो बोले तो इसका भी ग्राफ कैसा बनता है, नहीं बात समझ आ रही। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो उसका ग्राफ कैसे ही बनता है, और अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से तो भी उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा ही बनता है। बात समझ आ गई, ठीक है। दूसरा है वेरिएबल स्पीड, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों बातें कर लें, लेकिन एक ही लेते हैं इंक्रीजिंग वाला, ज्यादा केस नहीं। अगर एक पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो रही है ना, उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, सेम बात है जो मैंने पिछली बार की थी। स्लोप की बात करेंगे, आपको दिख रहा है कि एक्सेलरेशन अभी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करेंगे, यहां तक नोट कर लीजिए, उसके बाद लिखिए नोट। अब मैं आपको, ये तो हमने सिर्फ बात कर ली कि भाई कैसे हो रहा है सारा, हाँ सॉरी। अब जो मेन चीज है ना वो है क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे करें सर, उसके लिए जो चीज है वो है आप लिखिए नोट। चलिए, सबसे पहली बात करता हूं कि दुनिया में कोई भी ग्राफ हो, ठीक है ना, किसी भी, आप ऐसे समझिए कि किसी भी फिजिक्स के अंदर किसी भी टॉपिक का अगर ग्राफ हो, किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो उस ग्राफ के अंदर आप दो चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे आप समझिए, मैं आपको बोलूं, जैसे मैं रैंडम कोई क्वांटिटी लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया, आप लीजिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए कि भाई ये क्वांटिटी ए है, ये क्वांटिटी बी है, ठीक है। अच्छा, आप समझिए कि अगर इस ग्राफ, ऐसा कोई ग्राफ दे रखा है सपोज आपको इस तरह से, ठीक है, ए और बी के बीच में, मतलब कि इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि जो आपको एरिया दे रखा है ना भाई, ये कोई एरिया ही है, ठीक है ना। ये एरिया इस नीचे वाले ग्राफ पर जो एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ है, या फिर इसके ऊपर ग्राफ, किसी भी एक के ऊपर जो एरिया बना रहा है, ये एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये दो बातें, एक तो ये एरिया बना रहा है, दूसरी बात ये कि इस एरिया को भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात कि अगर ईच पॉइंट के ऊपर आपको स्पीड, ईच पॉइंट के ऊपर अगर आपको कोई चीज पूछी जाए उसको कहते हैं स्लोप। अब स्लोप का मतलब होता है एंगल, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बोलूं स्लोप कोई चीज का क्या होता है, तो किसी चीज के स्लोप का मतलब होता है उस पे बनने वाला एंगल, उस पॉइंट पे बनने वाला एंगल, tan थीटा, ठीक है ना। एंगल का भी थीटा कौन सा, tan वाला। आपने ट्रिग्नोमेट्री बात की है ना,
टेन थीटा। टेन थीटा किस तरह से फॉर्म होता है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल, इसके अंदर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब दिस वन, इसको करेंगे तो क्या आता है, टेन थीटा आता है। मतलब अगर आपको ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन को अगर आप डिवाइड कर लोगे तो आपको इसका स्लोप मिल जाएगा। बात समझ आ रही, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन समझ आया कैसे, और यहाँ पे जो पीक पॉइंट दे रखा होगा ए की वैल्यू और यहाँ पे बी की वैल्यू जो पी की दे रखी है, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा। अब ये चीजें स्लोप निकालना कैसे, तो यहाँ पे दो चीजें आपको मिलेगी, एक तो स्लोप मिलेगा, एक एरिया मिलेगा। अब भाई स्लोप कब मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने का मतलब ये जो एरिया आ रहा है ना, इस एरिया को आपको निकालना है, तो उसके लिए ये किस शेप का एरिया बन रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे, ए इंटू बी करेंगे। मल्टीप्लाई करने का मतलब ए इंटू बी, और वो आपको क्या देगा, एरिया अंडर द कर्व। ये अंडर द एरिया है ना इस कर्व का, वो आपको देगा एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना। मतलब ए से बी को मल्टीप्लाई कर दोगे, जो दो क्वांटिटी आपको ग्राफ में दे रखी है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलेगा एरिया अंडर द कर्व। इसके अपोजिट क्या हो सकता है कि अगर आपने इन दोनों क्वांटिटी को डिवाइड कर लिया, मतलब ए बाय बी कर लिया अगर आपने, ठीक है ना, या बी बाय ए, जो भी आप कर सकते हैं, जैसा फॉर्मूला बन रहा है, अगर आपने ए बाय बी किया तो आपको क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा, ठीक है ना। टेन थीटा मिलेगा, आप कह सकते हैं एक तरह से टेन थीटा, या फिर आपको स्लोप मिलेगा, ठीक है ना। स्लोप का मतलब क्या है कि उस पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू कितनी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए हम स्लोप को काम में लेते हैं। बात क्लियर, ठीक है ना। अब मैं ये क्यों कहना चाहता हूं कि आप समझिए, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला क्योंकि ग्राफ है, अब इसी की बात हम करेंगे। देखो अब नॉर्मली जनरली आपको जितने तरह के ग्राफ दुनिया में मिलते हैं ना, सभी इस पे साइड बैठते हैं। कैसे, देखिए जैसे मैंने आपको बोला पहला एक्सटी ग्राफ हम लेते हैं, नॉर्मल से स्टार्ट करेंगे, बात को समझने की कोशिश करें। एक्सटी ग्राफ मैंने लिया, आपने बोला एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर है भाई साहब, उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एरिया अंडर द कर्व मतलब ये वाला आ रहा है भाई, जितना एरिया, जितना आपको कर्व दे रखा है उसका एरिया तो भाई ये वाला एरिया आ रहा है, इतना एरिया आ रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है ना। अब इसके स्लोप की बात करो, स्लोप मतलब कि ये वाला पार्ट है, ये जो कर्व है ना, इसके ऊपर स्लोप कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा, पैरेलल लाइन है ना, उसके ऊपर तो स्लोप हमेशा ऐसे ही बनेगा। इस कर्व को वो पॉइंट कांटेक्ट में आना चाहिए, तो इसके ऊपर तो स्लोप ऐसे ही बनेगा। अब आप देखिए कि मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया उसके हिसाब से बोलिए कि अगर मैं a इंटू बी करूं, मतलब x इंटू टी करूं, x इंटू टी करने का मतलब क्या है कि जो एरिया दे रखा है उसको x इंटू टी करना है। सपोज यहाँ पे अलग कोई शेप है, अभी यहाँ x इंटू टी कर हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू साइड, ठीक है ना, एक साइड हाइट इंटू बेस, जो भी बोले आप, ठीक है। ये इंटू ये होगा, तो t इंटू एक्स करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। तो आप देखिए x इंटू टी अगर आपने किया तो आपको एरिया अंडर द कर्व मिलेगा, ठीक है ना। अब एरिया अंडर द कर्व अगर आपकी फॉर्मूला बन रहा है तो ही आपको मिलेगा। कैसे, दूसरा बात क्या करनी है, x बाई टी। एक्स बाई टी का मतलब क्या है, स्लोप। अब मैं आपको ये कहता हूं कि जब भी आप इस तरह का कामकाज करेंगे, दो जो आपको ग्राफ दे रखे हैं दो वैल्यू के बीच में, उन दोनों का अगर आपने मल्टीप्लाई किया और कोई सिग्निफिकेंट फॉर्मूला या कोई सिग्निफिकेंट तीसरी क्वांटिटी मिल रही है तो वो उसका एरिया होगा, उस तीसरी क्वांटिटी का। उस एरिया को निकालेंगे ना तो वो आपको तीसरी क्वांटिटी मिल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन उसी तरह से स्लोप में वही केस है कि अगर आपने इन दोनों को डिवाइड किया और आपको कोई सिग्निफिकेंट फॉर्मूला मिल रहा है, कोई तीसरी चीज सिग्निफिकेंट मिल रही है जिसका वजूद है, ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है, तो आप बोलेंगे कि भाई इसका स्लोप आएगा ना, वो तीसरी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर इनको मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से कोई तीसरी क्वांटिटी मिलती नहीं है तो हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जैसे एक्स इंटू टी, एक्स इंटू टी क्या होता है, कुछ नहीं होता। आपने कभी फॉर्मूला पढ़ा है, एक्स इंटू टी, एक्स क्या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इंटू टी क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। बात समझ गए, डिस्प्लेसमेंट इंटू टी कोई फॉर्मूला नहीं है। मतलब कि अगर आप इसके एक्स टी ग्राफ का अगर आप एरिया अंडर द कर्व निकालोगे ना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको कोई तीसरी सिग्निफिकेंट क्वांटिटी या फिर फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलेगी। बात समझ आ रही है। लेकिन एक्स बाय टी आपने जिंदगी में पढ़ा है, वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है ना, मतलब v होता है। तो आपको यहां से क्या मिलेगा, v मिलेगा। मतलब कि एक डिस्प्लेस पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर अगर आप एरिया अंडर द कर्व निकालने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि x इंटू टी कुछ होता ही नहीं, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे आप स्लोप निकालोगे ना तो आपको क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। क्या मिलेगी, वेलोसिटी। सही बात है, ठीक है ना। अब आप देखिए वेलोसिटी एक्स बाई टी आपने किया, अब एक्स बाई टी जब आपने किया तो आप देखिए आप एक्स बाई टी कैसे करेंगे, तो आपका स्लोप क्या आ रहा है, जीरो। तो वेलोसिटी आप देखिए यहाँ पे स्लोप आपको दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है, जीरो होता है। ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, इनके बीच का एंगल कितना होगा, जीरो होगा। स्लोप बनाना मतलब कि इसके साथ एंगल बनाना, नीचे वाला एक्सिस है ना, इसके साथ एंगल बनाना। अब इसके साथ एंगल कितना बन रहा है इस चीज का, जीरो। दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है, जीरो।
तो आप देखिए कि यहां से आपको स्लोप क्या मिल रहा है, 0। तो आपने यहां से बोला कि भाई वेलोसिटी आपको क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, और एक रेस्ट ऑब्जेक्ट उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। थोड़ी बहुत ही समझ में आ रही। चलिए इसी को मैं बता देता हूं, नोट कर लीजिएगा। ये नोट में पहली क्वांटिटी, ये पहला नोट है आपका, ठीक है ना। एक्सटी ग्राफ का फर्स्ट नोट मैंने आपको लिखा है कि एक्सटी ग्राफ बनाइए, ये सारा आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। आप सिर्फ पहला एक्सटी ग्राफ लिखें, और एक्सटी ग्राफ के अंदर ये लिखें कि x इंटू टी हमको क्या देता है, कुछ भी नहीं देता, और x बाई टी हमको क्या देगा, स्लोप देगा, और वो स्लोप किसके बराबर, वेलोसिटी के बराबर या स्पीड के बराबर, ठीक है ना। दूसरा हम ग्राफ बना रहे हैं, दूसरा नोट आप लिखिए, फर्स्ट लिख लिया आपने, सेकंड वाला नोट आप लिखिए b और t के बीच में, मतलब वेलोसिटी कुल मिला के कहना ये कि अगर आपको ग्राफ दे रखा हो xt और आपको पूछे एक्सेलरेशन निकालिए, वेलोसिटी निकालिए, तो आपको पता होना चाहिए कि xt ग्राफ से वेलोसिटी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, एक्सेलरेशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है ना। उसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी से आप vt ग्राफ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए सपोज vt ग्राफ दे रखा है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि v इंटू टी करेंगे, पहली बात एरिया अंडर द कर्व, मतलब कि v इंटू टी करने का मतलब ये एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना। v इंटू टी करेंगे तो v इंटू टी कुछ होता है क्या, एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना, डिवाइड बाय टाइम। अरे भाई चेंज इन वेलोसिटी होगा तो कुछ वो वेलोसिटी आएगा, मान लेता हूं v1 आएगा, डिवाइड बाय क्या होगा, टाइम, सही कहते हैं। अच्छा ये तो हम यहां से तो नहीं, ये तो एक्सेलरेशन आ रहा है, एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, v बाई टी। दूसरी बात वेलोसिटी इंटू टाइम एक और चीज होती है, क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट या फिर x छोटा वाला देख लो, v इंटू टी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और उसका एरिया अंडर द कर्व आप निकालेंगे, मतलब जो कर्व दे रखा है उसका एरिया अगर आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, x मिलेगा, ठीक है ना। देख लेना x की नोटेशन तो समझ रहे हैं ना, ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये टाइम है, ठीक है ना। दूसरी बात अगर हम इसका स्लोप निकालें, मतलब v बाई टी अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, क्योंकि हमको फॉर्मूला मिल रहा है। अगर आपको सिग्निफिकेंट फॉर्मूला मिल रहा है तो वो तीसरी क्वांटिटी वही बनेगी, अगर नहीं मिल रहा है तो हम लिखेंगे नथिंग। सो v बाई टी करने पे आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा भाई, सही कि नहीं। अब देखिए v बाई टी क्या है, स्लोप है, स्लोप मतलब कि एंगल है। अब ध्यान से देखिए कि ये लाइन इसके पैरेलल है, उसका स्लोप कितना है, 0, तो एक्सेलरेशन फिर से कितना आएगा, 0, सही बात है। तो नोट करने की चीज ये है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब आप ध्यान से देखिए, एक और फॉर्मूला आगे ले लेते हैं। अब आप जब हम तीन ग्राफ पढ़ रहे हैं ना, xt, vt और at, उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है ना वो vt ग्राफ है। क्यों, क्योंकि vt ग्राफ सिर्फ एकमात्र इन तीनों में से ग्राफ है जो हमको सारी चीजें दे रहा है। भाई सपोज आपको vt ग्राफ दे रखा है, अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है तो आप सारी चीजें निकाल सकते हैं। पीछे क्या रिमेनिंग बचा, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट तो बचा, और ये दोनों ये निकाल दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको xt ग्राफ दे रखा है तो आप वेलोसिटी तो निकाल सकते हैं लेकिन एक्सेलरेशन नहीं निकाल पाएंगे। उसी तरह से आगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करेंगे, वो भी कोई एक चीज देगा, दोनों नहीं देगा, ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट ग्राफ जो है वो vt ग्राफ है, कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर vt ग्राफ गिवन है ना तो आप उसके सारे जो उसने क्वेश्चन पूछे वो सारे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला लिख लेते हैं vt ग्राफ, at ग्राफ, सॉरी थर्ड लिखिए at ग्राफ। अब at ग्राफ के अंदर फिर से आप देखिए a इंटू टी करूंगा मैं, सपोज मैं अभी रेस्ट के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है ना। मैंने सारा जो एग्जांपल लिए रेस्ट के लिए क्योंकि इससे समझ में आ रहा है आपको। अब मैंने बोला a इंटू टी करेंगे तो कुछ मिलता है क्या, मेरे हिसाब से वेलोसिटी मिलता है, क्योंकि v बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना। तो a इंटू टी करेंगे मतलब एक्सेलरेशन at ग्राफ के अंदर एरिया अंडर द कर्व, मतलब इसका अगर आप एरिया निकाल लेंगे ना, सपोज ये दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये दे रखा है 4 सेकेंड, तो आप 4 बाय 4 करेंगे, सॉरी 4 इंटू 4 करेंगे, क्योंकि ये एरिया क्या है, रेक्टेंगल है ना, जो शेप बन रहा है उसका एरिया, ऐसे नहीं हमेशा 4 इंटू 4 कर ले, यहाँ पे जो शेप बन रहा है वो एरिया, ठीक है ना। तो 4 इंटू 4 करेंगे आपको कितना मिलेगा, 16 क्या, 16 वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो आपको वेलोसिटी मिल गई, इस ग्राफ को देखिए कि आपकी वेलोसिटी कितनी है, 60 मीटर पर सेकेंड, सही बात है ना। ये कहने का मतलब है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ग्राफ के ऊपर। तो पहली बात ये, दूसरी बात सोचिए a बाई टी, अरे भाई स्लोप क्या देगा हमको, फिर से नथिंग, फॉर्मूला ढूंढ के बता देना अगर हो तो। एक्सेलरेशन बाय टाइम मेरे को तो नहीं लगता कुछ होता है, ये एक चीज है, हालांकि आपको 11th में जाकर समझ आएगी, ठीक है ना। ये मैं आपको, आप 11th में जाके समझे कि ये वैसे होता कुछ नहीं, लेकिन फिर भी कोई एक छोटी मोटी चीज है जो आप 11th में जाके पढ़ेगी, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे, ठीक है, बात समझ गए ना। अब कोई भी ग्राफ दे रखा हूं, मैंने ये एक एग्जांपल लिया है, सपोज कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करें या कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करें। अब आप देखिए कि एक्सेलरेशन एटी ग्राफ ने भी हमको सिर्फ वेलोसिटी दी, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया। तो सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है ना जो हमको डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन सभी की जानकारी देता है, ठीक है ना। सपोज भाई dt ग्राफ कुछ इस तरह से दे रखा है, ठीक है।
आपको पूछे कि आपको एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो वीटी ग्राफ दे रखा है इस तरह से। मैं आपको नॉर्मल क्वेश्चन लेके और समझा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं, सीधे क्वेश्चन पे, ठीक है। सपोज आपको वेलोसिटी इस तरह से इंक्रीज हो रही है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है भाई, मान लीजिए आप 15 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम यहाँ पे जा रही है ये 15 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कोई स्लोप है, ठीक है ना। अच्छा, और दूसरी बात कि यहाँ पे जो आप देखें ये टी है, और टी आपको मानिए कि ये भी आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 15 सेकेंड ओनली, ठीक बात। अब आप देखिए कि आपके पास शेप कौन सा है, आपके पास शेप सिर्फ इतना है, ठीक है ना, ये इसको डॉट से बनाया आप, ताकि आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं, ग्राफ सिर्फ इतना है, ठीक है ना। आप जो बाकी लाइन बनाए उसको इसे डॉट से बनाए ताकि आपको ग्राफ क्लियर हो। अब इसका एरिया इस पे कितना बनना है, ये बना, और ये चीज क्या है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर हाइट कितनी दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड, और टी बेस कितना दे रखा है 15 सेकेंड। अच्छा, अब इसका एरिया निकालेंगे ना आप, जब v इंटू टी करेंगे ना, तो v इंटू टी का मतलब क्या करेंगे आप, v इंटू टी बोले तो आप क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला मिलेगा, जो आपको ग्राफ दे रखा है ना उसका शेप आपको लेना है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सही बात है कि एक्सेलरेशन बराबर कितना हो जाएगा 215, या फिर सीधा आप कर लेना 7.5 करके और उसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपको एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से आपको डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करेंगे v/t, सही लिखा, अरे सॉरी v इंटू टी, तो हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे x, तो ये आपके पास में x आएगा, सॉरी ये नहीं x आएगा, और जब v/t करेंगे सेकंड वाला, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। अब वो कैसे करेंगे सर, मैक्सिमम ये आप v/t करते तो आप क्या निकालते, थीटा निकालते, 15/15 कर लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 1, ठीक है ना, बस सही। तो एक्सेलरेशन आपको कितना मिलेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर बात है। इसके न्यूमेरिकल हम लोग अभी कर रहे हैं, बाकी अभी तक की जो चीज है वो आपको समझ में आनी चाहिए, क्लियर। चलिए एक दो न्यूमेरिकल लेके इसको और से समझते हैं। देखो एक एग्जांपल तो ऐसा ही जैसे मैंने अभी लिया था, ठीक है ना, सो उतना सिंपल तो हम नहीं लेते। ये अच्छा क्वेश्चन देखो, अब ऑल इज लिखी क्वेश्चन, a ball is thrown vertically upward with a velocity of 10 meter per second. A ball is thrown vertically upward with a velocity of 10 meter per second. Full stop. It strikes the ground. It strikes the ground after 2 seconds. Its velocity time graph is as shown in the figure दे रखा है, मैं बता रहा हूँ। Find the displacement traveled by the ball in 2 seconds. एक displacement velocity upward है 10 meter per second, और इट स्ट्राइक द ग्राउंड 2 मीटर 2 सेकंड, ठीक है ना। तो आपको बोला है कि फाइंड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, और हमको एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सॉरी, ठीक है ना। वीटी ग्राफ दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सीधी बात है। चलिए ग्राफ दे रखा है, उसको ड्रॉ कर लेता हूं मैं। देखिए आपको ग्राफ दे रखा है एस, कुछ लोग तो सो गए होंगे इसमें, कैसा ग्राफ से देखा नहीं, अभी देखेंगे बेटा, घबराए नहीं बिल्कुल भी। चलिए ये आपको वेलोसिटी, अब आप सोचिए भाई एक बॉल है, ये मैंने ग्राफ किसका बनाया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, ठीक है ना, क्लियरली बोला इसने। अब भाई वेलोसिटी की बात है, तो वेलोसिटी को बढ़ाने की कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए नेगेटिव नीचे जा रहा है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी वर्सेस टी ग्राफ हमारे पास में है, ये सेकंड के अंदर होता है। अब आप सोचिए आपने एक बॉल को ऊपर की साइड थ्रो किया, ठीक है ना, आप किसी भी एक डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव मानते हैं, दूसरे को नेगेटिव मानते हैं। सपोज आपने ऊपर की डायरेक्शन को आपने क्या माना, पॉजिटिव माना। अब सोचिए कि सपोज चौक को मैं ऊपर फेंकूं ऐसे, तो ऊपर से वापस नीचे आएगा, जब वो ऊपर गया तो उसकी स्पीड कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही, ठीक है ना, और मैक्सिमम पॉइंट पे जाकर उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। उसके बाद में वापस 0 से उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, और किस डायरेक्शन के अंदर, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि मोशन स्टार्टिंग का था वो नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर था कि नहीं भाई, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, दूसरी क्या आएगी, नेगेटिव। बात समझ में आ रही ना। तो ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम स्पीड कितनी थी,
10 मीटर पर सेकेंड। ठीक बात, जब आपने उसको ऊपर थ्रो किया, अब ऊपर थ्रो किया तो उसकी कंटिन्यूसली स्पीड डिक्रीज होगी किस रेट से? क्योंकि आप मानते हैं, हम कहते हैं कि भाई जब ग्रेविटेशन की बात है तो ऑब्जेक्ट सेम रेट से जाता है, आपको पता है ना, सेम रेट से वो एक्सेलरेट होता है या डीएक्सेलरेट होता है। तो वो सेम उसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट टाइम के अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो रही, और मैक्सिमम जब वो मैक्सिमम हाइट पे गया तब उसकी वेलोसिटी कितनी है? जीरो। ये जीरो वेलोसिटी, टी एक्सेस के ऊपर वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। तो यहाँ पे वेलोसिटी आ गई जीरो। उसके बाद वो नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर इंक्रीज हो रही है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर इस तरह से इंक्रीज हो रही है। बात समझ आ रही है ना? ठीक है, अब देखिए, अब आपको पूछा है डिस्प्लेसमेंट, पूछा है ना, हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक्स हमको फाइंड करना। चलिए, अब डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है। सबसे पहली बात, अगर और कुछ वैल्यू दे रखी, ये 2 सेकंड बोला है ना, हाँ ये 2 सेकंड बेटा, ठीक है, ये 2 सेकंड है। अब ये चीज हमने कल परसों क्वेश्चन किए हैं कि अगर एक पार्टिकल को ऊपर फेंका जाए और वापस वो नीचे आए तो ऊपर जाने में जितना टी लगाए वापस नीचे आने में उतना टाइम लगेगा, याद है ना? ठीक है ना? तो सब वो ऊपर तक गया तब उसको टाइम कितना लगा? 1 सेकंड लगा, और कंप्लीट वापस आया कितने? 2 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट, मिड पॉइंट क्या होगा? 1 सेकंड। इतना समझ में आ रहा है? अब आपको निकालना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमको मिलेगा कैसे? पहली बात समझो आप, कि वीटी ग्राफ दे रखा है, उससे डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा? v इंटू टी करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ना, तो हमको क्या करना है? v इंटू टी करना है कुल मिला, ठीक है ना, वो डिस्प्लेसमेंट हमको देगा। अच्छा, v इंटू टी करने का मतलब क्या है कि एरिया अंडर द कर्व हमको निकालना है। चलो यहां पे बात करें तो एरिया एक तो ये मिल रहा है और दूसरा एरिया ये भी तो मिल रहा है बेटा, सही बात की नहीं? सही है, ठीक है ना? फर्स्ट वाले की मैं बात करूं, ये ट्राइंगल फर्स्ट है, ये ट्राइंगल सेकंड है। फर्स्ट वाले ट्राइंगल के अंदर आप देखिए, फर्स्ट ट्राइंगल की बात करूं, नाम देता हूं मैं ए, ये ओ है, ये बी है, ये सी है और ये डी, ठीक है ना? ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी ट्राइंगल के अंदर जब मैं इसका एरिया निकाल रहा हूं तो एरिया कितना आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी ट्राइंगल का एरिया बोलो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 1 सेकेंड, इंटू हाइट कितना है? 10। सही लिखा है बेटा, ठीक है ना? तो ये कितना आ जाएगा? 5। तो आपके पास में एरिया कितना आएगा? 5 मीटर। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, तो ये कितना है आपके पास में? 5 मीटर। ठीक बात। उसी तरह से आप नेगेटिव के अंदर निकालेंगे फिर से। अब देखिए ये भी कितना है? जब वो वापस आएगा तो याद कीजिए, वापस जब स्टोन आपने ऊपर फेंका, वापस नीचे आया, तो जितना टी उसको ऊपर जाने में लगा उतना टाइम उसको नीचे आने में लगा। ये हमने फंडा कर रखा है, ठीक है ना? उसके बाद मैंने आपको ये भी समझाया था कि जब पार्टिकल को आप जितनी स्पीड से ऊपर की ओर फेंकते हो, वापस वो जब ग्राउंड पे आएगा उतनी ही स्पीड से आएगा। ये भी हमने 2 न्यूमेरिकल किए थे, याद है आपको? ठीक है ना? तो जब वापस यहाँ पे आएगा, मतलब जब आपके हाथ में वापस आएगा स्टोन, तो आपकी उसकी स्पीड फिर से क्या होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। इस बार क्या होगी? नेगेटिव के अंदर, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ रहा है। क्लियर बात है ना? ठीक है ना? तो इसका आप एरिया निकालेंगे, तो एरिया कैसे निकालेंगे? 1 सेकेंड इंटू -10, सही कि नहीं? दूसरा है एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी डी, ठीक है ना? ये भी क्या होगा? हाफ इंटू 1 इंटू -10। अब माइनस जो है ना वो लिखने का तरीका है सिर्फ कि भाई डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, तो ये कितना आ जाएगा? -5 मीटर। अब आपको क्या पूछा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, टोटल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको मान लेता हूं x1, ये हो गया x2, तो x1 प्लस x2, तो x डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? x1 प्लस x2। x1 कितना है? 5, x2 कितना है? -5, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 0। बोलिए, हमने प्रूफ कर लिया ग्राफ से कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की साइड थ्रो करते हो वापस नीचे आएगा, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही बन गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सीधी सी बात है, कितना होगा? 0। ठीक है, लेकिन ग्राफिकली आपको बात समझ में आएगी क्या कहना चाहता हूं। ये नेगेटिव चीज है, ठीक है? हमने जो भी बात की ना अब तक पॉजिटिव के अंदर की थी, वेलोसिटी वगैरह की, लेकिन जब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो अब हमेशा ये नीचे की साइड भी आपको हमेशा ग्राफ मिलेगा, ठीक है ना? अब इसी का अगर स्लोप निकालना होता v/d तो आपको एक्सेलरेशन दे देता, ठीक है ना? फर्स्ट वाले के लिए एक्सेलरेशन आता, दूसरे फर्स्ट वाले के लिए रिटार्डेशन आता। रिटार्डेशन क्यों आता? क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव जा रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। क्लियर है? ठीक है ना? लेकिन आएगा कितना दोनों? याद है आपको? 9.8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर काम कर रहा है, ठीक है? तो मैं आपको एक चीज और लास्ट में बोनस पॉइंट समझा देता हूं, ये आपने नोट कर लिया, नोट कर लीजिए। एक और अच्छी बात जो मैं आपको यहां पे कहना चाहता हूं वो ये बेटा
कि अगर एक ऑब्जेक्ट कितना भी छोटा हो, कितना भी मोटा हो, उसको कितनी भी वेलोसिटी से ऊपर फेंको, नीचे फेंको, कुछ भी करो, ठीक है ना, उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। ये वैसे तो आपका होमवर्क है, लेकिन समझा देता हूं। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर काम करवा रहे हो ना, तो उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। वीटी और एक्सटी तो अलग अलग बनेगा डेफिनेटली, लेकिन उसका एटी ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है ना, उसका एटी ग्राफ कैसा बनेगा। ये है 9.8 मीटर पर सेकंड, भाई यहां से स्टार्ट होगा ना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सपोज यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, और कैसा होगा ऐसे। तो अब याद रखिएगा, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि अगर एक पार्टिकल ग्रेविटेशन के फील्ड में अगर ऊपर की ओर जा रहा है, भले नीचे की ओर आ रहा है, उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा, भले वो पार्टिकल कैसा भी हो। क्यों, क्योंकि भाई कांस्टेंट है ना, हमने पहले ही बोला है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यही तो है, जी, स्मॉल जी, और ये कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये पार्टिकल पे डिपेंड करता है क्या, पार्टिकल के मास पे डिपेंड करता है, नहीं करता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टिकल की स्पीड वगैरह क्या है, इसको एक चीज पता है कि ये हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो कोई भी पार्टिकल अगर अंडर ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है ना, तो उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमेशा ऐसा ही बनता है, ठीक है। बाकी बातें कल करेंगे, थैंक यू।